KK Rai sir also, and all of you जो भी यहाँ पे अभी ज्वाइन कर पाए हैं. तो आई थिंक नाउ वी शुड स्टार्ट द प्रोग्राम. तो 4 बज के हमने 4 बजे का रखा था, तो 4 बज के 1 मिनट हो ही गए हैं और काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं. सबसे पहले मेरे ख्याल से जो हम लोग जो भी पार्टिसिपेंट और जो हमारे ऑनरेबल रिसोर्स पर्सन श्री वीएन राय जी हैं, तो उनके बारे में परिचय पंखुरी देंगी. और शुरू करने के लिए आपकी इजाज़त से हम इस प्रोग्राम को शुरू ही करते हैं अभी. एक चीज़ और विशेष रूप से बताना चाहेंगे कि ये जूम के साथ साथ फेसबुक लाइव पे भी, मार्क के फेसबुक लाइव पेज पे भी ये अभी लाइव है. तो और बाद में ये रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल यूट्यूब पे होगी. तो जो पार्टिसिपेंट अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आप अगर ये चाहेंगे कि इस रिसोर्स को आप बाद में भी यूज करना चाहेंगे, तो आप बाद में इसकी मार्क के यूट्यूब पेज पे भी इसको इस्तेमाल कर सकेंगे और इसके बारे में और जानकारी ले सकेंगे. हम ये शुरुआत आज इस सीरीज का कर रहे हैं. इस सीरीज को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे. तो आप लोग जो लोग इसमें आज जुड़े हैं और भविष्य में जो लोग जुड़ेंगे, उनसे ये आग्रह है कि आप इसको और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की प्रयास करें, कोशिश करें. सो मैं पंखुरी को फिर से आमंत्रित करूंगा, आप सर के बारे में बताएं. थैंक यू पंखुरी. Thank you, sir. So a very good evening to all of you. I welcome you all to the Legal Literacy e-workshop program organized by MARC on the topic Importance of FIR in Criminal Justice System. Myself, Pankhuri Gupta, I'm a lawyer and a researcher, will be your host and moderator for today's session. Today, we have a very distinguished speaker with us, Shri V.N. Rai ji. He is the 1977 batch IPS officer of Haryana Cadre. He is credited with serving 4 premier police training centers in India. After heading the training wings, academics of SPG, Haryana Police and BSF, he served as Director, National Police Academy, Hyderabad. In addition to serving as District SP, Range IGP, State Vigilance Bureau, Armed Police, DG Law and Order in the state, he has worked for 12 years in Special Protection Group, PM Security, in addition to serving as Special Director General East Border Security Force. We welcome you, sir, and we really appreciate this opportunity to have this discussion with you. Thank you. Now I would like to give a brief introduction about MARC. Since 1985, MARC pioneered on legal empowerment of disadvantaged and marginalized group through legal awareness, socio-legal research, advocacy initiatives, and legal aid. MARC works across the country on issue of marginalized communities, including women, children, Dalits, tribals, poor, laborers, unorganized women, workers, etc. I would like to further add that the participants we have today with us are advocates, academicians, law students, researchers, and grassroots social workers. I welcome all the participants. I would request all the participants to bring question and write the question in chat box. So we'll be taking those questions after the 45 to 50 minutes of discussions. सो एक इसमें आग्रह है आपसे पंखुरी कि चूंकि हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ वगैरह के दूर सुदूर के क्षेत्रों से यहाँ जुड़े हुए हैं और ऐसे लोग हैं जो बहुत ग्रासरूट पे कार्य करते हैं, तो उनके लिए मैं एक छोटा सा परिचय, इसी परिचय को आप हिंदी में भी थोड़ा बता दें और मार्क के बारे में बता दें. और हमारे बहुत सारे, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से कि बहुत सारे हमारे पुराने साथी जो बहुत सालों के बाद दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे, तो मैं उनको भी आग्रह ये करूँगा कि आप भी अपने इस प्रश्न को हिंदी में रखने से चूकेंगे नहीं. आप हिंदी में भी पूछिएगा और हिंदी में भी हम कोशिश करेंगे कि आपको समय समय बताते रहें. थैंक यू पंकुरी. थैंक यू. सो आज का विषय सबको पता ही है कि FIR का क्या महत्व है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे. इस पे हम आगे डिस्कशन करेंगे. मार्क बहुत टाइम से पैशनेटली लीगल एम्पावरमेंट पे काम कर रहा है. हम काम करते वक्त कई ऐसे मौके पड़े जब हमें पता चला कि लोगों को बेसिक FIR के बारे में नॉलेज ही नहीं है. उन्होंने शब्द तो सुना है FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, बट उसका क्या बेसिक है, क्या कैसे उसे फाइल किया जाता है, क्या उसका प्रोसीजर रहता है, लोगों को नहीं पता है इस बारे में.
तो हमें लगा कि बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग लीगल एम्पावरमेंट में काम करते हैं, एडवोकेसी पे काम करते हैं, तो हमें लगा कि बहुत जरूरी है कि इस पे एक चर्चा की जाए। तो आज का जो वर्कशॉप है इसी बारे में है कि क्या एफआईआर का महत्व है। श्री वीएन राय जी सर हमें इसके बारे में डिटेल में बताएंगे कि क्या इसका प्रोसीजर रहता है, कैसे आप एफआईआर फाइल करते हो, अगर एफआईआर फाइल नहीं कोई करता है तो उसके क्या आपके पास क्या रेमेडी और मौजूद है। इन सब पे चर्चा करते इन सब पे चर्चा करेंगे हम आज वीएन राय जी के साथ, और कितना इम्पोर्टेंट है एफआईआर के बारे में जानकारी पाना, ये आज हम इस वेबिनार में डिस्कस करेंगे। तो मैं अब वीएन राय जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस डिस्कशन को आगे लेके जाएं। धन्यवाद पंकुरी जी। मैं मार्क का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये सेशन ऑर्गेनाइज किया है, और उम्मीद है कि कुछ बातें पुलिस के दृष्टिकोण से मैं आपके सामने रखूंगा। देखिए, बड़ा फर्क हो जाता है कि कौन आपके सामने बात कर रहा है। आप में से ज़्यादातर लोगों का सामाजिक कार्यों को करने का या शायद कानूनी कार्यों को करने का बैकग्राउंड है, और मुझे अभी जैसे इन्होंने बताया कंपेयर पंकुरी ने कि आप में से बहुत से लोग वकील भी हैं, तो पुलिस वाला जो है वो क्राइम और पनिशमेंट के बीच में ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा मंजिलें या रुकावटें नहीं देखना चाहता। वो तो समझता है कि न्याय का मतलब यही है कि बस एक क्राइम दर्ज हुआ और अरेस्ट हुआ और ट्रायल हुआ और सजा हुई, तो बाकी जो है उनको लगता है कि शायद वो उसका कोई न्याय से कोई लेना देना खास नहीं होता है। और पुलिस वाला होने के नाते बहुत से सीआरपीसी, चूंकि इसमें सीआरपीसी इन्वॉल्व होगी, आप सबको ये तो ज्ञात होगा ही कि 3 हमारे जो मेजर सेक्शंस हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिन पे कि चलता है, इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, उसमें से एफआईआर जो है वो सीआरपीसी का जो प्रोसीजर्स की बात है सारी की सारी, जो सारा प्रोटोकॉल है, जो सब्सटेंटिव ऑफेंसेज हैं वो इंडियन पेनल कोड में है, क्या प्रोसीजर एडॉप्ट होता है उस सब्सटेंटिव ऑफेंसेस को आगे ले जाने का जुडिशियल सिस्टम में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, वो प्रोसीजर सारा आपका सीआरपीसी में, और किस तरह के आप एविडेंस वगैरह कैसे पेश करते हैं, क्या रेलिवेंस है उनकी, कैसे आप क्रॉस करते हैं, क्या चीज़ें रेलिवेंट हैं क्या इरेलिवेंट हैं वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है एविडेंस एक्ट में। तो सीआरपीसी में एक पुलिस वाले की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा नहीं होती उन सेक्शंस को छोड़ करके जो उसके मतलब के होते हैं, जो उसको पावर्स देते हैं, जो उसको अरेस्ट की बात करते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन की पावर देते हैं, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने की बात करते हैं, समनिंग की बात करते हैं, और जो आपकी उनकी तलाशियों की बात करते हैं, फिर आगे जो है कैसे आप उनको आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को, जो लेकिन तमाम सेक्शंस हैं वहाँ पे, और सभी सेक्शन जो है वो उसी तरह इम्पोर्टेंट है। कभी कभी मैं कहता हूँ कि हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं और पुलिस को जब हम बात करते हैं तो हमको लगता है कि साहब ये लॉ एंड ऑर्डर यानी एनफोर्समेंट ऑफ लॉ और मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर की एजेंसी है, लेकिन इसमें जो बैलेंस है वो रहता नहीं है। मेरा तो सुझाव ये है कि हमको लॉ एंड ऑर्डर एंड फ्रीडम कहना चाहिए, लॉ ऑर्डर एंड फ्रीडम पुलिसिंग, क्योंकि एनफोर्समेंट ऑफ लॉ तो ठीक है और मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर भी ठीक है, लेकिन प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ये किसकी जिम्मेदारी है। तो अगर ये फ्रीडम वाला एस्पेक्ट नहीं पुलिस वाले के जॉब प्रोफाइल में नहीं शामिल होता है तो उसमें बहुत गलतियां होती हैं। अमूमन हम रोज ही देखते हैं, आज के दिन भी अगर आप देखिए तो एक कंट्रोवर्सी चल रही है रेप मर्डर केस की, हाथरस की, जहाँ की टोटली अपोजिट व्यू लिए जा रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि साहब ये केस जो है वो इस तरीके से चलना चाहिए, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि नहीं, इस केस को जैसे कानूनी रूप से चलना चाहिए वैसे नहीं चला है, और एफआईआर को क्वेश्चनिंग की जा रही है कि साहब ये 4-5 लाइन की आपने एफआईआर लिख दी है, जबकि इतना बड़ा जो है वो क्राइम हुआ है और ये तो बहुत ही डिटेल्स में लिखी जानी चाहिए थी, सारे एस्पेक्ट इसमें कवर होने चाहिए थे वगैरह वगैरह। तो एक आम आदमी जो पढ़ता है वो समझ नहीं पाता कि इसमें कौन सा एस्पेक्ट ठीक है और कौन सा एस्पेक्ट जो है वो होना चाहिए था। लेकिन कानून में जैसे मैं कहने जा रहा था कि हम रूल ऑफ लॉ को एनफोर्स करते हैं रोल ऑफ लॉ के द्वारा,
रूल ऑफ लॉ जब सामने आता है तो वो तरह तरह से उसकी स्क्रूटनी होती है, तरह तरह से उसको देखा जाता है, और ये रूल ऑफ लॉ ही डिसाइड करता है कि अल्टीमेटली रूल ऑफ लॉ ट्रायम्फ करेगा या नहीं करेगा, विजयी होगा या नहीं विजयी होगा। और इस रूल ऑफ लॉ को निभाने की जिम्मेदारी काफी हद तक जो है वो पुलिस वालों के पास आती है। देखिए, एफआईआर सेक्शन 154 है आपका सीआरपीसी का, वहां से एफआईआर की बात शुरू होती है। और सेक्शन 154 एफआईआर जो निचोड़ है उसका यही है कि यहाँ से आप जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जो पहिए हैं, जो व्हील्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, दे स्टार्ट इन मोशन, यहाँ से आप उनको शुरू करते हैं। हमारे हिंदुस्तान में स्टेट वर्सेस क्रिमिनल होता है, जो क्रिमिनल ट्रायल होता है, और विक्टिम जो है वो हमेशा इस लायक नहीं होता है कि वो एक आदमी को प्रोसिक्यूट कर सके। एक आदमी को जो है वो पूरा का पूरा एनर्जी और टाइम और मनी और एक्सपर्टीज जो है वो शामिल कर सके, इसलिए जिम्मेदारी स्टेट के ऊपर होती है। और स्टेट ही जो है वो ये अपने कानूनों के हिसाब से, अपनी पुलिस के हिसाब से इस चीज को आगे बढ़ाता है। तो जैसे मैंने कहा कि 154 सीआरपीसी का जो सेक्शन है वो वहां से एफआईआर दर्ज होने की प्रक्रिया शुरू होती है, और एक क्रोनोलॉजी है। मतलब आप एफआईआर अगर दर्ज होती है, अगर एक स्टेज पे नहीं हो सकती तो उसके बाद अगली स्टेज क्या है आपके पास, उसके बाद अगली स्टेज क्या है, फिर अगली स्टेज क्या है। मैं संक्षिप्त में वो क्रोनोलॉजी आपके सामने पहले रख देता हूँ। 154 तो आपको ये इजाजत देता है, ऑप्शन देता है कि आप लिखित एफआईआर भी थाने में दे सकते हैं, और या बोल के मौखिक भी दे सकते हैं। अगर आप बोल के देते हैं तो ये जो थाने में ऑफिसर इंचार्ज हैं जो एफआईआर को ले रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उसको लिखित में शामिल करें, लिखित में रिड्यूस करें, आपको पढ़ के सुनाएं और बताएं कि हाँ भाई, जब आप कहेंगे कि हाँ मैंने ये लिखवाया था, तो ऐसा होने पर वो जो है उसको अपने रजिस्टर में, एक एफआईआर रजिस्टर होता है, उस एफआईआर रजिस्टर में उसको डालें। एफआईआर रजिस्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रजिस्टर है, और ये परमानेंट रिकॉर्ड होता है पुलिस स्टेशन का। एफआईआर कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। जब से पुलिस स्टेशन बना है, अगर आप उसकी एफआईआर मांगेंगे तो वो एफआईआर भी वहां पे हाजिर होगी। अगर 1920 में बना है तो 1920 की एफआईआर भी होगी। जो एफआईआर जो है गांधी जी के खिलाफ दर्ज हुई थी वो भी होगी, चौरी चौरा भी होगा, भगत सिंह भी होंगे। आप किसी एफआईआर को देखिए और आप ये भी पाएंगे थोड़ा, अगर जिन्होंने रिसर्च की होगी, कि वो कैसे उसका फॉर्मेट जो है वो लगातार बदलता गया है। क्योंकि जैसे एफआईआर दर्ज हो जाती है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के व्हील्स जो है मोशन में आ जाते हैं। सारी चीजें जो है एडमिनिस्ट्रेटिवली पुलिस भी सुपरवाइज कर रही है, जो ऑफिसर्स हैं, और वो जुडिशियल सुपरविजन भी उसके साथ साथ शुरू हो जाता है, कंसर्न मजिस्ट्रेट का, हायर कोर्ट्स का वगैरह वगैरह। और जैसे मैंने कहा कि 154 में जो है आप एफआईआर को दर्ज करने के लिए जाते हैं, अक्सर ये सवाल उठता है कि मान लीजिए मैं कंप्लेंट लेके गया और मेरी एफआईआर नहीं दर्ज हुई, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है। तो उसे 154 में तीसरा सब सेक्शन है जो ये कहता है कि साहब आप जो है एक चिट्ठी लिख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, एसपी को लिख दीजिए आप चिट्ठी, और चिट्ठी लिखने पे उनका काम है कि वो उस एफआईआर उसको देखें, और अगर ऑफेंस बनता है, कॉग्निटिव ऑफेंस बनता है। यहाँ मैं थोड़ा रुक के आपको ये भी बता दूं कि सीआरपी या हमारे क्रिमिनल ऑफेंसेस जो है वो दो तरह के उन्होंने रिकॉग्नाइज किए हुए हैं, एक कॉग्निटिव ऑफेंस और एक नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस। यानी एक थोड़े जो सीरियस नेचर के हैं उन्हें कॉग्निटिव बताया हुआ है, एक शेड्यूल दिया हुआ है सीआरपीसी में, जिसमें डिक्लेयर होता है कि भाई ये ऑफेंस कॉग्निटिव है, ये नॉन कॉग्निटिव है। जो कॉग्निटिव है पुलिस उनको रजिस्टर करती है एफआईआर रजिस्टर में, जो नॉन कॉग्निटिव है उनको वो अपनी जनरल डायरी में तो नोट कर लेती है, लेकिन वो आपको एडवाइस करती है कि अब आप इस पे हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, आपको अगर कार्रवाई का शौक है तो आप जो है मजिस्ट्रेट के पास अपनी कंप्लेंट लेके जा सकते हैं, वहाँ फाइल कीजिए, वहाँ एविडेंस होगी, सब कुछ होगा, लेकिन पुलिस का इन्वेस्टिगेशन उसमें जरूरी नहीं है। तो जैसे मैंने कहा कि जब 154 में आप गए और आपकी एफआईआर दर्ज हो गई, अगर आपने लिखित में दिया, लिखित में नहीं दे सकते, आपने मौखिक बात कही तो आपकी मौखिक में दर्ज, उन्होंने राइटिंग में उसको रिड्यूस किया और फिर आपको जो है वो सुनाया और आपने कहा यही है तो दर्ज हो गई। लेकिन अगर दोनों में ऐसा नहीं हुआ तो क्या हुआ, तो फिर आपको 154(3) में जाना पड़ेगा और डिस्ट्रिक्ट एसपी को लिखना पड़ेगा कि साहब मेरा ये ऑफेंस था। अब डिस्ट्रिक्ट एसपी का काम है ये देखना कि क्या उससे ऑफेंस बनता है कोई, वो कोई इंक्वायरी वगैरह करा के भी, ज्यादातर मामलों में यही होता है,
वो इंक्वायरी वगैरह कराते हैं और अगर उसमें ऑफेंस बनता है तो वो रजिस्टर कराते हैं। इनके बीच में एक सेक्शन 36 भी है सीआरपीसी का। इस सेक्शन का कम ही लोगों को पता होता है, बट सेक्शन 36 ये कहता है कि जितने सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं थाने के, जो सीनियर ऑफिसर हैं, सीनियर टू ऑफिसर इंचार्ज, जितने भी ऑफिसर हैं उनकी वही पावर होंगी जो ऑफिसर इंचार्ज की पावर होती है। इसका मतलब अगर बीच में कोई इंस्पेक्टर बैठे हैं सुपरविजन करने के लिए, बीच में कोई डीएसपी बैठे हैं सुपरविजन करने के लिए, एसीपी बैठे हैं, तो वो भी, उनके पास भी आप जा सकते हैं एसपी पे जाने से पहले, और वो भी जो है डायरेक्ट कर सकते हैं कि एफआईआर दर्ज की जाए। अगर फर्ज कीजिए कि आपने सेक्शन 36 की रेमेडी भी एग्जॉस्ट कर ली, आपने एसपी की रेमेडी भी एग्जॉस्ट कर ली 154(3) की, तो फिर क्या करें? फिर आपको मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जुरिडिक्शन है उनके पास जाइए, और ये 156 सब क्लास 3 सीआरपीसी का वो ये पावर देता है। 156 में आप जो सब क्लास 3 में पावर देता है मजिस्ट्रेट को कि वो भी देख करके ये ऑर्डर कर सकते हैं कि साहब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कृपया इसकी एफआईआर दर्ज कीजिए और आप इसको आगे बढ़ाइए। अगर मजिस्ट्रेट भी नहीं करते तो आपके पास क्या रेमेडी है? फिर एक सेक्शन है 482 सीआरपीसी। 482 सीआरपीसी में आप सीधा हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन सीधा जाने से पहले आपको ये सारी रेमेडीज जो है पूरी करनी होंगी। कोई बार नहीं है कि हाई कोर्ट उसको सुनवाई नहीं कर सकते अगर आप सीधा भी जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बार बार जजमेंट्स हैं और जो एस्टेब्लिश प्रैक्टिस है वो यही है कि यही क्रोनोलॉजी जो है वो फॉलो होनी चाहिए। पहले आप थाने में जाइए, थाने में नहीं है तो आप एसपी या सुपरवाइजरी ऑफिसर के पास जाइए, फिर एसपी के पास जाइए, फिर मजिस्ट्रेट के पास जाइए, और फिर भी नहीं है तो आपकी 482 की रेमेडी भी मौजूद है। इन सब के बावजूद भी अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सिस्टम है उसमें अक्सर ये शिकायतें रहती हैं कि साहब एफआईआर दर्ज हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, सही हो रही कि नहीं हो रही हैं। अब जैसे मैंने हाथरस केस की भी बात की गई, उसमें कहा गया कि साहब शुरू में ही रेप की बात नहीं दर्ज की गई है, और जो 4-5 लाइन की एफआईआर लिखी हुई है उसमें जो सेक्सुअल असॉल्ट है उसकी बात नहीं की गई। क्योंकि पुलिस का कहना है कि भाई हमारे पास जो कंप्लेंट थी उसके हिसाब से हमने इसको दर्ज किया है। और आगे जाकर के वो जैसे व्हील्स ऑफ जस्टिस जो है वो मोशन में आते हैं, तो उसके बाद जो कार्रवाई होती है आप उनका स्टेटमेंट लेते हैं, फिर आप मेडिकल कराते हैं, फिर आप उसके बाद और जो स्पेसिमेन है वो फॉरेंसिक साइंस के लैब में भेजते हैं, और ये सारी चीज़ें इकट्ठे करने के बाद आप जो है जितनी एविडेंस चाहिए वो मिलने के बाद फिर आप तय करते हैं कि कौन कौन से सेक्शन इससे प्रूव होते हैं, कौन कौन से ऑफेंसेस लगते हैं, और फिर आप अपनी चार्जशीट बना करके कोर्ट में देते हैं, और उस चार्जशीट के आधार पर ट्रायल होता है, और ट्रायल के बाद सजा या एक्विटल होता है। तो ये एक आपकी समझ में आ ही रहा होगा कि एफआईआर कितना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है और कितना रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है, जिसके होने से ही ये सारी चीजें जो मोशन में आती हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम जो चीज शुरू में वहां पे गए थे और जाकर के हमने एक रिकॉर्ड कराया था, एफआईआर वहीं से गिनी जाए। मान लीजिए हमें बाद में कोई और कार्रवाई चल रही है, जैसे फर्ज कीजिए कि साहब एक किसी की डेड बॉडी मिल जाती है और उसके बाद इंक्वेस्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है, यानी एक स्क्रूटनी शुरू हो जाती है कि भाई इसका कॉज ऑफ डेथ क्या है, जिसको हम 174 सीआरपीसी में जो प्रोसीजर दिया हुआ है। या अगर मैं किसी फंक्शनरी के हाथों सस्पेक्टेड है डेथ हुई है तो 176 में प्रोसीजर दिया हुआ है। उस प्रोसीजर के हिसाब से जब आप इंक्वेस्ट करते हैं और सारी चीजें रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद पता चलता है कि नहीं ये तो मर्डर था या ये तो कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में था, इसमें तो 302 आईपीसी का या मर्डर का केस दर्ज होना चाहिए, तो वो जो पहली इंफॉर्मेशन चल रही है वही एफआईआर बन जाती है। आप वो कोई अलग नहीं होगी, वो भी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। आप उसके बेसिस पे फिर एक एफआईआर दर्ज करते हैं कि भाई इस कंक्लूजन में हम पहुंचे, तो एफआईआर रजिस्टर में आप एक उसका जिस्ट दर्ज करते हैं। जैसे कि अभी ये हाथरस केस है, इसको वो कह रहे हैं कि अब हम सीबीआई को दे देंगे, तो सीबीआई क्या करेगी? सीबीआई पहले जितना जिस्ट हुआ है इन्वेस्टिगेशन का, जो कंप्लेंट अब नए सिरे से उनको दी जाएगी, वो सब मिला करके वो एक दोबारा एक एफआईआर दर्ज करेंगे, ताकि उनकी ओर से जो व्हील ऑफ जस्टिस है वो मोशन में आ जाए। तो एफआईआर की यही सिग्निफिकेंस है, वो काफी हद तक ये एस्टेब्लिश करता है कि भाई आपने शुरुआत में जो फैक्ट्स थे वो कितने इनोसेंटली रखे गए हैं, आपकी जो विटनेस का जो स्ट्रेंथ है
जो कंप्लेनेंट का स्ट्रेंथ है, जो कंप्लेंट की स्ट्रेंथ है, वो सब उसमें जज होती है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो कोई पत्थर की लकीर नहीं होता है, उसमें जो लिखा हुआ है वही जो है हमें सिद्ध करना है। एफआईआर में वही आप लिख सकते हैं जो उस क्षण तक आपको पता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में तमाम चीजें आती हैं। कभी कभी क्या है कि एफआईआर एक्यूज की ओर से ही लिखी जाती है। एक्यूज इनोसेंट बनते हुए एक झूठी एफआईआर लगा देते हैं, मगर कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो एक केस रजिस्टर हो जाता है। बाद में पता चलता है कि जिन्होंने एफआईआर लिखाई थी वो स्वयं ही जो है इसमें शामिल है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एफआईआर से कोई बंधी हुई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। चीजें इन्वेस्टिगेशन में जो निकल के आती हैं अल्टीमेटली चार्जशीट उसके आधार पे ही फाइल होती है। और चार्जशीट की स्क्रूटनी में भी जो मतलब चार्ज वास्तव में बनते हैं उन्हीं चार्जेस पे अंत में फैसला होता है। तो ये सब बातें मैंने एफआईआर के बारे में आपके सामने कही हैं। अच्छा हो कि आप अगर अपना सर एक आपसे पूछना था कि जब बहुत बार ऐसा होता है कि जब लोगों को बहुत कंफ्यूजन भी है इस चीज को लेके, जब एफआईआर लॉन्च कराते हैं तो कभी कभी क्या होता है, जो विक्टिम है या जो विक्टिम है वो ही उसने डिले कर दिया एफआईआर को लॉन्च कराने में, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर फाइल तो करी पर उसके आगे उसने डिले कर दिया इन्वेस्टिगेशन में। तो इसके सर दोनों ही, फ्रॉम विक्टिम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम पुलिस ऑफिसर पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? देखिए, लॉ बहुत इवॉल्व हुआ है। जब मैंने नौकरी नई नई ज्वाइन की तो मुझे याद है शुरुआती वर्षों में अगर कोई एफआईआर डिले करता था, और खासतौर पे ऐसी जगहों पे जहाँ की असॉल्ट है, सेक्सुअल असॉल्ट है, या मतलब जहाँ की उसको पता ही चल गया कि ऑफेंस अभी हुआ है और फिर भी डिले है, तो वो डिले को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी होता था। और अगर एक्सप्लेन नहीं हो तो उसी बेस पे एक्विटल्स हो जाते थे कि भाई आप तो जो है बाद में आपने कहानी बनाई हुई। लेकिन धीरे धीरे इवॉल्व होता गया और ये माना गया कि साहब बहुत से केसेस में विक्टिम के पास कोई चारा नहीं है, वो उसको सफर करना ही पड़ता है। क्योंकि विक्टिम की जो सोशल पोजीशन है, जो उसका इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड है, वो इतना डिस्टर्ब्ड है, खासतौर पे सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में, कि वो तुरंत एफआईआर नहीं दर्ज करा पाते। तो ऐसी हालत में इसका कोई खास जो फर्क नहीं पड़ता है। जो डिले है उससे डैमेज तो होता है। अगर मान लीजिए जैसे ये केस जो अभी हम जिक्र कर रहे थे, हाथरस केस में कहा जा रहा है कि 8 दिन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए विक्टिम को भेजा गया, तो ये तो डैमेज करेगा, क्योंकि बहुत सी एविडेंस आप कलेक्ट नहीं कर सकते हैं जो कि अन्यथा आपको पॉसिबल थी कलेक्ट करने के लिए। तो ये तो एक तरह की लापरवाही है बहुत बड़ी, और कभी कभी मिली भगत से भी ऐसे काम होते हैं। और ये एक तरीके से हमें कहा जाना चाहिए कि जो सेक्शन 201 है, 201 एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस है, और जो कि अपने आप में पनिशेबल सेक्शन है आईपीसी का, उसके तहत ये सारी की सारी चीजें होती हैं अगर जानबूझ कर डिले किया जा रहा है। लेकिन बहुत से मामलों में डिले इसलिए भी होता है कि और दुनिया भर के काम होते हैं आईओ के पास, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास, और उन कामों में व्यस्त होकर के, या कभी उनके बहुत से रिजल्ट्स जो आते हैं स्पेसिमेन के, उनको टेस्ट के लिए उन्होंने भेजा हुआ है, कभी कभी जो विटनेसेस हैं इनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने वो नहीं मिल रहे हैं, तो डिले के बहुत से कारण संभव है। कभी कभी क्या होता है कि कंप्लेनेंट खुद भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं एक्यूज के साथ। छोटे मोटे जो केसेस हैं, खासतौर पर जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, या डाउरी के केसेस हैं, या क्रुएलिटी के केसेस हैं, इन सब में कभी कभी लोग जो है कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। तो इन बहुत सी चीजों से डिले होता है। और डिले कोई ऐसी अपने आप में चीज नहीं है कि उसकी बेसिस पे ही जो है आपको केस जो है वो खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। सारी एविडेंस को वे करना पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी चीज है, और एविडेंस को फिर अंत में ट्रायल में तो क्रॉस होता है, बिना क्रॉस के तो कोई एविडेंस जो है या कोई स्टेटमेंट तो एक्सेप्टेबल होता नहीं है। इवन जो एक्सपर्ट है उसका भी क्रॉस होता है। तो अपने आप में डिले कोई ऐसी चीज नहीं कि वो केस को खत्म कर दे। आज के दिन तो पोजीशन ये है। सर इसी को आगे ले जाके जैसे सर जो रेप विक्टिम्स होते हैं, तो जब वो अपनी एफआईआर लॉन्च कराते हैं तो क्या बेसिक प्रोसीजर उनके लिए स्पेशली दिया गया है हमें सीआरपीसी में, कि सिर्फ पुलिस ऑफिसर ही उनका रिकॉर्ड करेंगी? क्या विक्टिम को थाने नहीं आना पड़ेगा, जो है ऑफिसर घर आके ही उनका रिकॉर्ड लेगा, रिकॉर्डिंग करेगा स्टेटमेंट को, वो सीधा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास आएगा? अगर आप एक थोड़ा सा हमें प्रोसीजर के बारे में बता दें रिगार्डिंग रेप विक्टिम्स और सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम्स। देखिए, जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करती है पुलिस वो 160 सीआरपीसी के तहत रिकॉर्ड होता है।
160 के तहत वो किसी को बुला सकते हैं उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन उसमें सेफगार्ड उन्होंने डाले हुए हैं कि अगर 15 साल से कम उम्र है या कोई महिला है या 65 साल से ज्यादा उम्र है, 15 साल से कम उम्र, 65 साल से ज्यादा उम्र और अगर महिला है तो उनको पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया जाएगा जब तक कि वो एक्यूज नहीं हो जाते। अगर वो एक्यूज ही हो गए, प्रूव हो गया कि एक्यूज हैं, तो पुलिस स्टेशन में फिर अरेस्ट होती है और जो कुछ भी है वो होगा। लेकिन जब तक कि वो विटनेस है उनके आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है, और विक्टिम को तो बुलाने का कोई मतलब नहीं, विक्टिम तो मेजर विटनेस है, सबसे बड़े विटनेस है, तो इसलिए वो नहीं बुलाए जाएंगे। स्पेशल प्रोसीजर और भी है। अब तो एक उन्होंने वन रूफ सेंटर्स बनाए जहाँ पे कि आपको काउंसलिंग भी मिलती है, कुछ दिन के लिए आप ठहर भी सकते हैं। वो उनकी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है हर जगह, कुछ स्टेट्स में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, कुछ स्टेट्स में अच्छे काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन वन रूफ सेंटर का सिंगल पॉइंट जिसे आप कहते हैं सेंटर्स जो है, यहाँ पे कि सभी कुछ होता है एक्सेप्ट यहाँ तक कि कभी कभी मजिस्ट्रेट को भी वहीं पे पहुंच करके अपना बयान वो लेते हैं। तो वहाँ इमोशनल काउंसलिंग भी होती है, वहाँ पे आपको लीगल एड भी मिलती है, वहाँ पे आपके बयान भी लिए जाते हैं, वहाँ मेडिकल एड भी मिलती है, और जैसे मैंने कहा कभी कभी मजिस्ट्रेट भी वहाँ जाकर के अपने बयान कर सकते हैं। ये सुविधा भी है कि आपकी जो ट्रायल है वो बजाय आप कोर्ट में जाने के आप जो है उसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी वो ट्रायल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक स्पेशल प्रोसीजर है। ओके सर, दूसरा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं चाह रही थी आप उस पर हमें थोड़ा सा बताएं सर। एक जीरो एफआईआर के बारे में अगर आप थोड़ा विस्तार से बता देंगे, क्योंकि जीरो एफआईआर काफी लोगों को पता नहीं है, इसके बारे में नॉलेज नहीं है, और ये काफी बेनिफिशियल होती है अगर इसके बारे में नॉलेज है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा विस्तार में बता दें। देखिए, जीरो एफआईआर का संबंध जो है वो जुरिसडिक्शन से है। जैसे हम कहते हैं कि जिस इलाके में हर पुलिस स्टेशन का एक जुरिसडिक्शन होता है, चांदनी बाग एरिया है तो चांदनी बाग कोई पुलिस स्टेशन है तो वो उसका एरिया फिक्स होगा कि साहब ये एरिया है जो चांदनी बाग पुलिस स्टेशन में आएगा। उस एरिया में अगर कोई क्राइम होता है तो आप उस पुलिस स्टेशन में जाते हैं। अगर किसी दूसरे एरिया में क्राइम हुआ है और आप किसी और पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो अब दोनों चीजें हो सकती हैं। एक तो ये है कि वो आपसे कहें कि नहीं साहब हमारे यहाँ तो क्राइम हुआ नहीं, आप कृपा करके उस पुलिस स्टेशन में जाइए जहाँ क्राइम हुआ था। और ऐसा पहले काफी कहा जाता था, लोग इसलिए रजिस्टर नहीं करते थे कि साहब इससे हमारा जो क्राइम फिगर है वो ज्यादा हो जाता है। तो फिर ये जीरो एफआईआर का सिस्टम आया, जिसे कोर्ट्स ने भी जो है अप्रूवल दी है कि आप क्राइम को दर्ज कर लीजिए, वो आपके रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। अगर आपका 20 क्राइम दर्ज हो चुका है तो 21वां नहीं बनेगा, दैट विल बी कॉल्ड जीरो एफआईआर। और उसको आप जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है वहां पे उसको ट्रांसफर कर दीजिए। जैसे आप पढ़ते होंगे थे, क्या नाम थे, आशाराम थे, उनकी जीरो एफआईआर दर्ज हुई थी। यहाँ दिल्ली में एफआईआर दर्ज हुई और उसको उन्होंने फिर राजस्थान और गुजरात जहाँ पे उनके एक्चुअल क्राइम हुए थे वहां पे उनको भेजा, और भेजने पे उनके रेप केसेस वगैरह दर्ज हुए, इसमें उनको सजा हुई। तो जीरो एफआईआर का जो संबंध है वो जुरिसडिक्शन से है। कभी कभी कुछ रनिंग भी केसेस होते हैं, मतलब रनिंग ऑफेंसेस हैं, कंटिन्यूअस ऑफेंसेस है। किडनैपिंग है, किडनैपिंग एक आदमी एक बच्चा जो है वो दिल्ली से किडनैप हुआ और बॉम्बे तक जा रहा है किडनैप पोजीशन में ही, तो वो तो ऑफेंस हर जगह हो सकता है, हर जगह चल रहा है और कहीं भी दर्ज हो सकता है। तो अगर कहीं भी दर्ज हो सकता है लेकिन वो उतरे वहां पे और उन्होंने कहा भाई ज्यादा अच्छा ये होगा कि वहां दर्ज हो जहाँ से उठाया गया था बच्चा, वहीं का रहने वाला है, उसकी भी सुविधा है और आईओ को भी आसानी है, तो वो एक जीरो एफआईआर दर्ज करके उसको दिल्ली भेज देंगे और दिल्ली में वो प्रॉपर एफआईआर में कन्वर्ट हो जाएगा। जीरो एफआईआर का संबंध सीधा जुरिसडिक्शन से। ओके, थैंक यू सर। मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए सो दैट हम उनको क्लियर कर लें। सर फर्दर थोड़ा सा, जब किसी के अगेंस्ट मल्टीपल एफआईआर लॉन्च हो जाती है तो सर उसमें क्या जिसके अगेंस्ट हुई है वो बंदा, क्योंकि आप 2 बार या 3 बार तो आप सेम चीज पे वैक्स नहीं हो सकते हैं, तो क्या रेमेडी होती है जिसके अगेंस्ट मल्टीपल एफआईआर्स हैं कि वो जो एफआईआर है उन्हें क्वैश करा सके? सो व्हाट इज द रेमेडी फॉर इट सर? मतलब एक ही फैक्ट्स पे आप कह रही हैं, एक ही फैक्ट्स पे एक से ज्यादा एफआईआर दर्ज है? ये दूसरे थाने में सर। तो वो उनको बताना पड़ता है, फिर एक बार कोर्ट को बताना पड़ेगा, क्योंकि एक बार एफआईआर दर्ज हो गई, इट इज ए परमानेंट रिकॉर्ड, तो कोई ना कोई जुडिशियल ऑर्डर से ही वो जो है फिर खत्म होती है। तो या क्लब होती है,
अब हाई कोर्ट में अगर आप जाएंगे तो और एक ही स्टेट में कई जगह दर्ज है तो वो उसको क्लब कर देते हैं। जी। जैसे अभी पहले कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने सारी एफआईआर क्लब कर दी है, किसी चैनल के खिलाफ दर्ज हुई थी। उन्होंने कहा कि ये सारी एफआईआर मिलके एक हो जाएगी, बाकी को रोक दीजिए, एक को इन्वेस्टिगेट कर लीजिए। या अगर फर्ज कीजिए वो कई स्टेट्स में है तो सुप्रीम कोर्ट उनको क्लब कर सकता है क्योंकि उनका जुरिडिक्शन है। लेकिन आपको ये हैरेसमेंट है और इसका तुरंत रेमेडी जो है नहीं। आपको हर कोर्ट में जाकर के या तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाकर के उसको क्लब कराइए, और या फिर आप जगह जगह जाकर के बताइए कि साहब ये इसी फैक्ट से वहां भी चल रहा है, वहां भी चल रहा है, और उसको आप फिर उस हिसाब से फाइल कराइए। तो इसके लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ही जाना पड़ता है, और ये थोड़ा सा ग्रे पॉइंट है यहाँ पे, इसमें हैरेसमेंट ज्यादा है और रेमेडी जो है वो इतनी क्विक नहीं है। और सर जब क्रॉस एफआईआर होती है, किसी दो जनों में लड़ाई हुई है और उसने भी उसके अगेंस्ट एफआईआर कर दी है और बी ने भी उसके अगेंस्ट एफआईआर कर दी है, तो इसका क्या प्रोसीजर होता है सर? दोनों एफआईआर अलग अलग चलती हैं या फिर दोनों को मर्ज कर दिया जाता है? क्या सिस्टम रहता है जब क्रॉस एफआईआर होती है? एफआईआर तो दो बन गई तो बन गई, एफआईआर मर्ज नहीं होती, वो तो दो अलग अलग रहेंगी, लेकिन उनका इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल इकट्ठा हो जाता है। आप दोनों का चालान एक ही बना सकते हैं या दोनों के दो चालान नहीं बना दे अगर पुलिस, तो उनका ट्रायल इकट्ठा होगा, ये तो ठीक है। क्योंकि वही लोग हैं, अलग अलग ट्रायल होने की जरूरत नहीं, इंसिडेंट वही है, लोग वही हैं, एक्यूज वही हैं, विटनेसेस वही हैं, इसमें विटनेस हो जाते हैं उसमें वो विटनेस हो जाते हैं, ये फर्क है। ओके सर, एक क्वेश्चन है पार्टिसिपेंट से कि अगर कोई फेक एफआईआर फाइल करता है तो क्या उस पर पनिशमेंट होगा? फेक एफआईआर का पनिशमेंट तो बड़ा सिंपल है, फेक एफआईआर ही नहीं, अगर कोई गलत शिकायत भी करता है, अगर कोई किसी के खिलाफ गलत शिकायत करता है तो आईपीसी में 182 आईपीसी का सेक्शन है। अगर आप पुलिस में या किसी अथॉरिटी के पास गलत कंप्लेंट करते हैं तो 182 आईपीसी में आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अगर आप कोर्ट में प्रूव होता है कि ये फेक था और आपने किसी को गलत जो है वो किया था, तो सेक्शन 211 आईपीसी है, उसमें कोर्ट का खुद कंप्लेंट बन जाती है और 211 में आपके खिलाफ पूरा एक ट्रायल हो सकता है, इसको परजरी आप कहते हैं। इवन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर कर सकती है कि भाई आपने गलत एफिडेविट दे दिया, उन्होंने कोई जवाब मांगा, आपने गलत एफिडेविट दिया, वो कहेंगे भाई इनको परजरी में इनका ट्रायल कीजिए। ट्रायल तो सीजीएम करेंगे, लेकिन ऑर्डर वहां से भी हो सकता है। और कोर्ट, जिस कोर्ट के सामने गलती सिद्ध हुई है, जिस अथॉरिटी के सामने गलती सिद्ध हुई है, जिस पुलिस स्टेशन में गलत एफआईआर दी गई है, वो लोग स्वयं भी जो है वो अंडर 182 आईपीसी और अंडर 211 आईपीसी कार्रवाई कर सकते हैं। उसका फिर उसी तरह मजिस्ट्रेट के सामने वो पेश किया जाएगा, उसको सारे डॉक्यूमेंट्स को उसी तरीके से गवाहियां होंगी, वैसे ही उसमें सजाएं या एक्विटल होगा। सर अगला सवाल है कि डोमेस्टिक वायलेंस केस में 7 साल के अंडर की लिमिट होती है, लेकिन अगर कोई लेडी 7 साल की ड्यूरेशन के बाद एफआईआर करे तो कोर्ट उसे वैलिड मानेगी या नहीं? ये तो जवाब कोई वकील को देना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसीजर जवाब है, ऐसा मामला कभी मैंने देखा नहीं, क्योंकि हम तो जो एफआईआर दर्ज होती है उसी पे आगे कार्रवाई करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब है कि जो एक्ट है वो 7 साल के बाद है, तो वो तो अगर लॉ ने प्रोहिबिट किया हुआ है तो आपको तो 7 साल के अंदर का एक्ट फिर शो करना पड़ेगा। ठीक है सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर एफआईआर दर्ज कराने के बाद कितने टाइम के बाद प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है? ये प्रोसेस तो तुरंत शुरू हो जाता है, जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई वैसे ही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। प्रोसेस में क्या है कि स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग करना, एविडेंस कलेक्ट करना, उनके एक्सपर्ट्स की राय लेना, ये सारी चीजें जितना टाइम लगता है वो लगता है। कायदे से तो प्रोसेस कभी रुकता नहीं है, द क्लॉक नेवर स्टॉप्स। टिकिंग एक बार शुरू हो गई तो वो चलती रहेगी, तब तक चलेगी जब तक कि आपने चार्जशीट फाइल नहीं कर दी। तो आप चार्जशीट फाइल कर देंगे तो पुलिस का रोल खत्म हो जाएगा और कोर्ट का रोल शुरू हो जाएगा, तो प्रोसेस तुरंत शुरू हो जाता है। सर अगर जब एफआईआर लॉन्च होती है तो इन्फॉर्मेंट को कॉपी मिलती है एफआईआर की फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इज इट कंपल्सरी ऑन दी पुलिस ऑफिशियल कि उनको देना ही है या ऐसा कोई मंडेट नहीं है? नहीं, इट इज कंपल्सरी। इनफैक्ट वो लास्ट में एक लाइन लिखते हैं, अगर एफआईआर लिखने के बाद वो लास्ट में लाइन लिखेंगे कि हमने पढ़ के सुनाया और जो उन्होंने सही मानते हुए अपने दस्तखत किए,
इनकी एक कॉपी जो है उनको भी दी गई, और वो कॉपी एक कंप्लेनेंट को भी दी जाती है, मजिस्ट्रेट को भी भेजनी होती है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको भेजनी होती है, ताकि सभी जो है सुपरविजन का काम भी साथ ही साथ शुरू हो सके, और कंप्लेनेंट भी अपना उनके पास भी रेफरेंस के लिए वो चीज रहे। तो इट इज मैंडेटरी, इसमें कोई और नहीं है। अगर कोई नहीं देते या देने में आनाकानी करते हैं तो वो गलत है। तो सर अगर वो नहीं देते हैं या वो आनाकानी करते हैं तो क्या स्टेप लिया जा सकता है? स्टेप यही है कि आप उनके सीनियर के पास जाइए, और अगर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिवली जो सीनियर है वो या तो आपको रेमेडी देंगे, नहीं आप हर स्टेप पे आप जुडिशियल कोर्ट में जा सकते हैं। एट एवरी स्टेप ऑफ इन्वेस्टिगेशन आफ्टर एफआईआर, एट एवरी स्टेप ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपको दिक्कत है तो आप लोकल मजिस्ट्रेट के पास या उनके ऑर्डर के खिलाफ अपील में आप जो है, जो भी उनकी अपीलेट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, वहां जा सकते हैं, या आप सीधे हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर एफआईआर रजिस्टर करने से कोई मना कर दे या एफआईआर पुलिस के अगेंस्ट ही हो और विक्टिम सेफ ना फील कर रहा हो, तो उस केस में विक्टिम के लिए क्या प्रोसीजर है? आई थिंक विक्टिम का तो प्रोसीजर एक बार दोबारा कहिएगा क्वेश्चन। अच्छा, अगर एफआईआर रजिस्टर करने से कोई मना कर दे या एफआईआर पुलिस के अगेंस्ट ही हो और विक्टिम सेफ ना फील कर रहा हो, तो उस केस में विक्टिम के लिए क्या प्रोसीजर है? सो सर बेसिकली अगर पुलिस ऑफिशियल के अगेंस्ट ही एफआईआर करनी है तो एफआईआर अगर कोई मना करता है तो जैसे मैंने बताया कि एक क्रोनोलॉजी है कि आप जो है 154(3) में एसपी को लिख दीजिए। अगर लोकल थाने में कोई मना करते हैं, अगर वो तब भी नहीं करते तो आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बाद 156(3) में जाइए। अगर फिर भी नहीं है तो आप 482 CRPC में हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो पूरी एक क्रोनोलॉजी है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। प्रोटेक्शन के लिए आप प्रोटेक्शन की डिमांड करिए। अब ये भी स्टेट का ही प्रोरोगेटिव है कि वो आपको प्रोटेक्शन देता है या नहीं देता है, लेकिन अमूमन बहुत जेन्युइन केसेस में प्रोटेक्शन मिल जाता है। और आजकल चूंकि मीडिया का भी रोल काफी है, तो अनऑफिशियली कहा जा सकता है कि आप मीडिया में भी जाइए, क्यों नहीं। Thank you, sir. In fact, sir, with your due permission, I would like to add here कि विक्टिम प्रोटेक्शन के लिए भी अलग अलग राज्यों में विक्टिम प्रोटेक्शन स्कीम्स वगैरह भी हैं, तो उसके तहत भी विक्टिम प्रोटेक्शन लिया जा सकता है। Thank you, sir, for the add-on. Sir, next question is, FBI के FIR के बाद केस CBI के पास कैसे जाता है? देखिए सीबीआई के पास तो अगर स्टेट गवर्नमेंट प्रपोज करती है भाई आप इस केस को सीबीआई को हम देना चाहते हैं, सीबीआई उसको एक्सेप्ट करती है और वो केस जो है चला जाता है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको ट्रांसफर कर दे सीबीआई को, क्योंकि सीबीआई भी एक इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी है और स्टेट पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी है। एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी को ट्रांसफर भी कर सकती है। यही दो तरीके हैं। सीबीआई अपने सुओ मोटो कोई केस नहीं ले सकती जब तक कि वो जो है उसने ही ना इनिशिएट किया हो। सीबीआई का जुरिसडिक्शन ये भी है कि जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनके खिलाफ अगर करप्शन वगैरह के केसेस हैं तो वो सीबीआई इनिशिएट कर लेती है, खुद ही करती है। उनका अपना भी रेड होता है, अपना भी वो जुरिसडिक्शन है और वो केसेस वो खुद ही इनिशिएट करते हैं। लेकिन अन्यथा जो ट्रांसफर होगा वो या तो स्टेट गवर्नमेंट और सीबीआई के म्यूचुअल कंसेंट से होगा, और या फिर कभी कभी क्या है कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स का बाकायदा एक वो है अंडरस्टैंडिंग है, यानी लिखित में एक उन्होंने कहा हुआ है कि भाई आप हमारे केसेस को ले सकते हैं। इन मामलों में सीबीआई भी जो है वो प्रपोज कर सकती है भाई ये केस हम लेना चाहते हैं, और जब स्टेट उसमें हाँ कर देती है तो वो केस वहां चला जाता है। लेकिन अभी जो प्रैक्टिस है उसमें ज्यादातर केसेस वही जा रहे हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट प्रपोज करती है, क्योंकि उनके लिए वो थोड़े से अनकंफर्टेबल केसेस हैं या लोगों की डिमांड है और वो डिमांड को मानना चाहते हैं, और या फिर कंसर्न हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रिक्वेस्ट करते हैं सीबीआई को कि आप इस केस को देखिए। थैंक यू सर। सर देयर इज अ क्वेश्चन, एफआईआर होने के बाद भी मेरी सर माय वॉइस इज echoing क्या? कैन यू हेल्प मी? इट्स ओके। ओके, एफआईआर होने के बाद भी केस 2 साल तक कोर्ट में पेश ना करे
कोर्ट में चालान पेश ना करें तो क्या 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 कर सकते हैं? नहीं, अगर कोर्ट में चालान पेश तो कभी कभी 4 साल 10 साल 20 साल बाद भी होते हैं, वो समस्या नहीं, क्योंकि जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होगा कोर्ट में चालान पेश नहीं होगा। कोर्ट में चालान पेश होने में समस्या तब होती है जब आपने एफआईआर दर्ज करके कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया है। अगर किसी को अरेस्ट कर लिया है देन इट बिकम्स ए क्लैश। वे जो उनका फ्रीडम था, आप चालान ही पेश नहीं कर रहे हैं, वो उनको अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है और उनका बेल नहीं हो रहा है तो वो बैठे बैठे क्या करेंगे। तो ये एक वैलिड ग्राउंड हो जाता है उनको बेल देने का। तो आप इतने साल से हैं, जो अक्सर कोर्ट से कहती हैं कि अगर आधी सजा जो है, मान लीजिए किसी ऑफेंस की सजा 10 साल है और आप 5 साल जेल में रहे बेल की वेट में और अभी तक चालान पेश नहीं हुआ या ट्रायल पूरा नहीं हुआ, तो वो फिर कहते हैं कि इनको बेल दे देनी चाहिए। ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं। सर, एफआईआर की एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है? एफआईआर की बड़ी अच्छी एविडेंशियरी वैल्यू है, क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि सबसे पहला डॉक्यूमेंट है, यानी सबसे पहली रिपोर्ट है, और ये दोनों तरह से डबल एजेड वेपन है कि अगर इसमें जो जेन्युइन है तो सच्चाई भी सामने आपके आ रही है और आप इस पर पूरी तरह रिलाई भी करते हैं। अगर ये इसमें कोई होल्स मिलते हैं, फैब्रिकेशन मिलता है, तो फिर आपके केस को ये कमजोर भी करता है, या आप एक गलत केस लेकर के शुरू से ही आपके दिमाग में जो है वो जुडिशियल प्रोसेस को मिसयूज करना रहा है। तो डबल एजेड वेपन है। एविडेंशियरी वैल्यू इसकी बहुत अच्छी है एफआईआर की, जो चीजें इसमें लिखी जाती हैं, क्योंकि एक ऐसी चीज है जिसमें कि पुलिस ऑफिसर भी साइन कर रहा है एफआईआर में। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एफआईआर अपने आप में कुछ सिद्ध नहीं करता, एफआईआर को अंत में इन्वेस्टिगेशन से आपको प्रूव करना पड़ता है, उसके हिसाब से एविडेंस वगैरह लेनी पड़ती है। आई थिंक सर एफआईआर जो है कॉन्ट्राडिक्शन के लिए उसे यूज कर सकते हैं। एफआईआर कॉन्ट्रडिक्शन के लिए हमेशा यूज करते हैं, सारे वकील जानते होंगे, वो इस्तेमाल करते ही करते हैं। यस यस। और किसी का कोई क्वेश्चन है? So, sir, I think participants are very much clear, sir, and there are no further questions. Sir, एक क्वेश्चन और था कि स्पेशली ग्रास रूट लेवल पे हमने देखा है लोगों को ना डीडी एंट्री और एफआईआर में डिफरेंस नहीं पता है, कि उन्हें लगता है कि डीडी एंट्री और एफआईआर दोनों ही चीज एक ही होती है। तो अगर इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। वो डीडी एंट्री तो एक इनके पास जनरल डायरी होती है, एक रजिस्टर अलग होता है, दैट इज कॉल्ड जनरल डायरी, और उसमें जितनी भी चीजें पुलिस स्टेशन में हो रही हैं वो सब की सब टाइम के हिसाब से चलती जाती है। 9 बजे ये चीजें होंगी, इतने लोग गश्त के लिए रवाना किए गए, 9:30 बजे सो एंड सो को अरेस्ट करके लाए थे, उनको जो है हमने लॉकअप में बंद किया। 10 बजे जो है ये चीजें माल खाने से निकाल के, यानी जो आपका स्टोर रूम है वहां से निकाल करके कोर्ट में एविडेंस के लिए पेश होनी थी, वो दी गई। इतने बजे ये मुकदमा दर्ज किया गया, ये कंप्लेंट थे। अब एफआईआर भी जो रजिस्टर में दर्ज हो रहा है वो भी इसमें जनरल डायरी में आ रहा है। जनरल डायरी में हर चीज आती है, इसको डीडी एंट्री आप कहते हैं, डेली डायरी जिसे कहते हैं। तो डेली डायरी में आपकी हर चीज जो है शामिल होती है, जबकि एफआईआर में सिर्फ एफआईआर यानी जो कॉग्निटिव ऑफेंसेस की इंफॉर्मेशन आ रही है उसको ही हम वहां पे शामिल करते हैं। तो वो एक व्यापक चीज है। जनरल डायरी में तो कुछ भी शामिल हो जाएगा, जो आपका नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस है वो भी वो रिकॉर्ड कर लेंगे, उसी की कॉपी आपको दे देंगे। वो तो उसको हम कभी कभी क्या होता है कि जनरल डायरी में आपने कोई इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की और बाद में पता चला कि ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये तो सही थी और इससे एक्चुअली कोई ना कोई बड़ा ऑफेंस हुआ है, तो ये जो जनरल डायरी में आपने रिकॉर्ड किया था यही एफआईआर बन जाती है। उसी को आप फिर एफआईआर रजिस्टर में उतार देते हैं और वो एफआईआर बन जाती है। तो जनरल डायरी इज ए बिगर पिक्चर and FIR is a specific picture. सर थोड़ा सा आप हमें अगर एनसीआर के बारे में बता सकें। किसके बारे में? एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस हैं जिनकी की वो शेड्यूल आपको देखना पड़ेगा, वहाँ लिखा हुआ है कि कौन कौन से ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है। शुरू में वो 2 साल, फिर उन्होंने कहा नहीं 3 साल तक जिनकी सजाएं हैं जिन ऑफेंसेस की उनको हम नॉन कॉग्निजेबल रखेंगे, फिर थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया। ये तो डिपेंड करता है, आप नोटिफिकेशन से उसको कॉग्निजेबल बना सकते हैं, नॉन कॉग्निजेबल भी बना सकते हैं। तो जो नॉन सीरियस किस्म के हैं, जो पेटी ऑफेंसेस हैं आपके लीजिए, उनको नॉन कॉग्निजेबल। किसी का राह चलते हुए गाली गलौज हो गया, थोड़ी सी हाथापाई हो गई, उनकी कमीज फट गई, उनको थोड़ा उन्होंने
धक्का दे दिया। तो ये सब नॉन कॉग्निटिव ऑफेंसेस के आपके वो हैं, एग्जाम्पल्स हैं। इन ऑफेंसेस में क्या है कि बजाय एफआईआर में दर्ज करने के उसको डेली डायरी में एंट्री कर लेते हैं, उसकी कॉपी आपको दे देते हैं कि एंट्री हमने कर ली है, आपने जो कहा था रजिस्टर कर लिया। अब आपको अगर या तो उनसे नमस्ते कर लीजिए, अगर वो फिर भी कहते नहीं आप जो है हमें उनसे डर है और ये है वो है, तो वो बुला करके दोनों को बैठा करके बातचीत करके आपस में देख लेते हैं कि कैसे है। किसी के खिलाफ कोई प्रिवेंटिव कार्रवाई करनी है तो वो कर लेते हैं, अन्यथा आपकी चॉइस है कि आप उस डेली एंट्री की कॉपी लेकर के आप कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास एक कंप्लेंट केस शुरू कर सकते हैं। कंप्लेंट केस आपका हक है, आप जब चाहे शुरू कर सकते हैं। उसमें आपको ही गवाह लाने पड़ेंगे, आपको ही सारी की सारी वकील लाने पड़ेंगे, मतलब जो प्रोसिक्यूशन की सारी कार्रवाई है वो इंडिविजुअल को खुद करनी पड़ेगी। ओके सर। सर क्या जब डीडी एंट्री होती है तो उसको सुओ मोटो एफआईआर में बदला जा सकता है? हाँ, बदला जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई आदमी आकर के एक इंफॉर्मेशन देता है जिसमें कि लगता है कि साहब इसमें कॉग्निटिव ऑफेंस है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसे हुआ होगा, या मुझे थोड़ी सी लगता है कि उस इंफॉर्मेशन को देखना चाहिए। किसी ने मान लीजिए फोन किया, मैं तो भाई जो है वो अपनी बीवी को मारने जा रहा हूँ और मारने के बाद सुसाइड कर लूंगा, थाने में फोन कर दिया। अब इस बेसिस पे अगर आप एफआईआर रजिस्टर में एंट्री करने लगेंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको आप डेली डायरी में रिकॉर्ड कर लेते हैं, ऐसे आया है मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, और आप वहाँ पे जाते हैं और आप वास्तव में पाते हैं कि उनका मर्डर हो गया, तो लौट करके आप फिर उसी को रेफर करते हैं कि भाई ऐसे इन्फॉर्मेशन आई थी, ये डेली डायरी की एंट्री नंबर इतने और इतने बजे मैंने ये रिकॉर्ड किया था, वो भी आप लिख लीजिए, और अब मैं वहां जब पहुंचा तो मुझे ये मिला है और इससे ये ऑफेंस बनता है। तो वो जो एंट्री थी वो सुओ मोटो इनकॉर्पोरेट हो जाती है एफआईआर में। ओके, थैंक यू सर। सर एफआईआर होने के बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या फॉलो करने की जरूरत है एक कंप्लेनेंट को? अनफॉर्चुनेटली कंप्लेनेंट को टाइम टू टाइम जो ब्रीफ करने का सिस्टम हमारे यहाँ उतना ऑर्गेनाइज है नहीं जी। इसमें जजमेंट्स तो हैं और कहा जाता है कि सब बताना चाहिए, और ये पुलिस रिफॉर्म्स का भी एक बड़ा इशू रहा है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज हुआ नहीं कि जैसे कि आपको हर 15 दिन के बाद एक थ्रू लेटर या किसी तरीके से इन्फॉर्म किया जाए, या पुलिस स्टेशन में ही कोई एक अलग से डेस्क हो जहाँ पे और आपको पता चल जाए कि साहब आप करेंगे, या जैसे कि आप किसी डॉक्टर से चेकअप कराने जाते हैं वो आपको डेट देते हैं आप इस डेट पे आइए, ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं है। तो ये बड़ा इनफॉर्मल सा सिस्टम है कि आप फोन से पूछ लीजिए, व्हाट्सएप से पूछ लीजिए, या कोई डेवलपमेंट हो तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो स्वयं आपको जो है वो कोई खबर दे दे, लेकिन आपको रोक भी कोई नहीं है, आप मतलब बीच बीच में पूछ सकते हैं, और लोग अक्सर जो है उसको फॉलो करते ही हैं, लेकिन फॉर्मल सिस्टम नहीं है कोई भी। सर एक और क्वेश्चन आया है कि पुलिस वाले अक्सर एफआईआर लिखने के लिए पैसा मांगते हैं, तो एक ग्रामीण या नागरिक क्या करे? आई थिंक इसका आप आंसर दे चुके हैं। पुलिस वाले तो बहुत से कामों के पैसे मांगते हैं, सभी इलीगल है, गलत है। और अभी जो है एक मेरे जान पहचान के हैं, वो आए बड़े एजिटेटेड थे, वो कहने लगे था हमारे जो पेरेंट्स हैं वो गोरखपुर के गांव में रहते हैं, बासगांव के पास गांव है उनका, और वहाँ एक अभी प्राइम मिनिस्टर की स्कीम है ना कि सब घर घर में विलेजेस में वो लगेंगे, मीटर लगेंगे। जी। मीटर लगा के गए, हमसे 1100 रुपए लेके पेरेंट्स से, फिर जितनी बार आते हैं 250 रुपए ले जाते हैं। तो मैंने कहा उनसे फोन करके पूछिए आप क्यों लेते हैं। तो उनको फोन किया तो फिर वो कहने लगे नहीं, उन्होंने कहा भाई आप रसीद दे दीजिए हमें, अगर सरकार का ये नियम है तो आप रसीद दीजिए। फिर वो कहने लगे नहीं धूप बहुत होती है, हमें आना पड़ता है, और भाई आपको तनख्वाह मिलती है इसके लिए। अब उन्होंने पैसे वापस किए, तो ऐसे ही पुलिस वालों का भी है, तो अगर पैसे लेते हैं तो वो गलत है, हर तरीके से इलीगल है, और जो इलीगल की रेमेडी है वो रेमेडी हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो सर आई थिंक जब ऐसे कोई केस होते हैं जैसे आपने पहले बताया था कि अगर कोई पुलिस वाला एफआईआर नहीं दर्ज कर रहा है तो आप एक कंप्लेंट लिख सकते हैं एसपी को, और आपने वो पूरी एक क्रोनोलॉजी हम लोग को बताई है। तो अगर कोई ऐसा इलीगल एक्ट कर रहा है कोई पुलिस वाला, तो आई थिंक हम ये सेम क्रोनोलॉजी फॉलो कर सकते हैं। बल्कि कंप्लेंट में तो एक आजकल कंप्लेंट कमेटी भी बनाई हुई है जी। जो रिफॉर्म्स के बाद प्रकाश सिंह जजमेंट जो आया था उसके बाद कई स्टेट्स ने कंप्लेंट्स कमेटीज बनाई हुई है। आप पुलिस के लोगों के खिलाफ अगर कंप्लेंट करनी तो उनकी एक अलग से कंप्लेंट कमेटी है,
कितनी इफेक्टिव है नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन कई स्टेट्स ने बनाई हुई है, आप वहाँ भी कंप्लेंट कर सकते ओके ओके, थैंक यू सर। क्या हर पुलिस थाने में कोई स्पेशल पुलिस ऑफिसर नियुक्त होता है जो एफआईआर लिखता है, रैंकिंग पुलिस ऑफिसर की? नहीं, ये तो ऑफिसर इंचार्ज वो शब्द इस्तेमाल किया गया। ऑफिसर इंचार्ज हेड कांस्टेबल और उससे ऊपर का कोई भी ऑफिसर इंचार्ज हो सकता है। जो भी आदमी उस समय पुलिस स्टेशन में सीनियर मोस्ट है, दैट फेलो इज ऑफिसर इंचार्ज। ओके वो इंस्पेक्टर रैंक का हो, सब इंस्पेक्टर हो, एएसआई हो, हेड कांस्टेबल, बट नॉट बिलो द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल। ओके सर, जैसे एफआईआर लॉन्च होती है तो विक्टिम भी लॉन्च कर सकता है और कोई इंफॉर्मेंट भी लॉन्च कर सकता है जिसको उसकी जानकारी हो, ऑफेंस की जानकारी हो। कोई भी लॉन्च कर सकता है और सो मोटो भी लॉन्च हो सकती है। सो मोटो भी लॉन्च हो सकती है। तो सर बहुत केसेस में ये देखा गया है जो इंफॉर्मेंट्स होते हैं वो लोग थोड़ा हेजिटेट करते हैं अपना आइडेंटिटी रिवील करने में। तो क्या एफआईआर लिखते वक्त ये जरूरी है कि जो इंफॉर्मेंट है उसकी आइडेंटिटी रिवील हो, उसके बारे में एफआईआर में लिखा जाए? हाउ मच इट इज नेसेसरी कि इंफॉर्मेंट की आइडेंटिटी उसमें लिखी जानी चाहिए? क्योंकि बहुत लोग क्या होता है वो इस डर से नहीं करते कि हमारी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी फिर वो हमको परेशान करेंगे। तो क्या इसका सर, क्या एफआईआर का क्या बेसिक है कि इंफॉर्मेंट का सारा आइडेंटिटी लिखा जाता है डिटेल में, या इसकी जरूरत नहीं है, या कुछ केसेस में नहीं है जरूरत? ये दोनों तरीके हैं। मतलब एफआईआर ऐसे भी लिखी जा सकती है कि मुझे एक इन्फॉर्मेंट ने बताया, जी देन यू डोंट हैव टू डिस्क्लोज हु इज योर इन्फॉर्मेंट। अक्सर जो केसेस रिकवरीज के होते हैं, जैसे आपको कोई ड्रग्स की रिकवरी करनी है या कुछ और करना है, तो ये केसेस काफी होते हैं जिनमें कि इन्फॉर्मेंट को आप डिस्क्लोज नहीं करते हैं जी। क्योंकि वो उनके अपने प्रॉब्लम उसमें होती है। लेकिन बहुत से केसेस हैं जहाँ की आप एक मटेरियल विटनेस हैं, इन्फॉर्मेंट खुद ही मटेरियल विटनेस है। मान लो कोई पीटा गया है, किसी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, किसी के साथ चीटिंग हुई है, तो वो तो स्वयं ही एक मटेरियल विटनेस है। उनको छिपाने का कोई फायदा नहीं है, उनको तो एक बार एफआईआर में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। लेकिन हम एफआईआर को सीक्रेट रख सकते हैं। ये तरीका है कि एफआईआर जो है उसको आप जो है सील कर दीजिए ताकि वो सिर्फ आईओ को पता हो और जो एक आध उनके सीनियर जो हायरार्की है उसको पता हो, और बाकी आम लोगों को ये ना पता हो कि इसमें कौन है। लेकिन वो किसी न किसी स्टेज पे डिस्क्लोज होते ही है, और उसमें विटनेस प्रोटेक्शन का जो एस्पेक्ट आता है, उसका जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ता है। सर अभी जैसे आपने बोला कि सुमो मोटो भी एफआईआर लॉन्च होती है, और सर ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों को कि अगर एफआईआर लॉन्च नहीं हुई तो इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हो सकती। कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसकी जानकारी पुलिस ऑफिसर्स को पहले हो जाती है, उनमें कोई एफआईआर दर्ज करानी नहीं आया है, तो क्या बिना एफआईआर दर्ज करे भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सकती है और उसके बाद एफआईआर दर्ज हो जाए? क्या ये एक पॉसिबिलिटी है? इंक्वायरी जो शब्द इन्वेस्टिगेशन शब्द है वो तो एफआईआर दर्ज होने के बाद ही इस्तेमाल होता है। उससे पहले जो कुछ है वो उसको हम इंक्वायरी कहते हैं। इंक्वायरी कहते हैं, राइट। इंक्वायरी हो सकती है, बाकायदा इंक्वायरी होती भी, अगर किसी को इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको डेवलप करता है, डेवलप करके वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अगर देखने वो भी देखते हैं, अगर कोई नजर रखनी है उनके ऊपर तो वो भी रखते हैं। और ये सब करने के बाद जब उनके पास एक काउंटेबल ऑफेंस लाइक मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, फिर आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। ओके, लेकिन वो इंक्वायरी कहलाता है, इन्वेस्टिगेशन नहीं कहलाता। जी सर। लेकिन सुओ मोटो का मैं एक उदाहरण और देता हूँ। मान लीजिए सड़क के किनारे किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जी सर। और आपको पता चलता है, जो अपने को बताते डिस्क्लोज नहीं करते, वो इन्फॉर्म कर देते हैं साहब यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है, और पुलिस वहां जाती है, वहाँ एक बॉडी पड़ी हुई है, उसको स्ट्रैप वुंड्स है, इज ए क्लियर कट केस ऑफ मर्डर, तो वो एक मर्डर का सुओ मोटो दर्ज करते हैं। वो ये उसमें कोई इन्फॉर्मर हो या ना हो, कोई बताने वाला हो ना हो, जो मर गया वो तो क्या बताएंगे, बाकी भी कोई नहीं है, तो वो सुओ मोटो दर्ज हो जाता है। और जैसे कि आपने कहा कि भाई मान लीजिए कहीं पे गैम्बलिंग की या कहीं ड्रग पेडलिंग की शिकायत है, तो आप सुओ मोटो दर्ज कर लेते हैं, भाई ये शिकायत है और मैं इसको, उसके बाद रेड होती है, एफआईआर दर्ज हो सकती है। थैंक यू सर, आई थिंक वी आर डन, एंड आई थिंक हमारा टाइम भी हो चुका है। हेलो हेलो, या
पंखुरी, वंडरफुल। आई थिंक राय सर जब यहाँ पे मौजूद हैं, वीएन राय सर, तो सर के एक बहुत ज़रूरी अनुभव था जो हम लोगों को लगता है कि सबको पता चलना चाहिए, बताना चाहिए थोड़ा सा, अगर सर की इजाज़त हो तो, कि सर थोड़ा संवेदी पुलिस के बारे में भी हम लोगों को अवगत कराएं और बताएं कि मतलब उनका किस तरह से महत्व रहता है इस पूरी प्रक्रिया में। संवेदी पुलिस का अनुभव में विशेष रूप से करनाल वाले अनुभव की बात कर रहा हूँ सर। क्यों नहीं, मतलब ये संवेदी पुलिस का जो कंसेप्ट है वो ये है कि पुलिस वाले, आप पाते हैं कि काफी अथॉरिटी कॉन्शियस ऑर्गेनाइजेशन, जिन्हें अपनी अथॉरिटी का तो पता होता है लेकिन दूसरों के राइट्स का उतना जो है उनके दिमाग में वो सेंसिटाइजेशन नहीं होता है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कम्युनिटी पुलिसिंग और राइट्स बेस्ड पुलिसिंग का कॉम्बिनेशन है, जिसको हम कम्युनिटी पुलिसिंग कहते हैं, संवेदी पुलिस कह सकते हैं उसको। एक आदमी जिसको सेंसिटाइज किया गया है, जो पूरा ये कंसेप्ट है वो है सेंसिटाइज पुलिस फॉर एम्पावर्ड सोसाइटी, संवेदी पुलिस सशक्त समाज। इसकी बेसिक चीज ये है कि जब समाज को सशक्त आप करेंगे और इस रूप से इस पुलिस को सेंसिटाइज किया जाए कि समाज को सशक्त करना है, समाज को एम्पावर करना है, तो पुलिस को भी लोगों का ट्रस्ट होता है, पुलिस को मिलता है, और पुलिस जो है वो भी मजबूत होती है। इसके लिए पुलिस को लेजिटिमेट होना जरूरी है, मतलब पुलिस का हर एक्शन बिल्कुल लेजिटिमेट नजर आना चाहिए। अगर लेजिटिमेसी उसकी पुलिस वाले में होगी तो लोगों का ट्रस्ट होगा, फिर लोगों का कोऑपरेशन मिलेगा और फिर पुलिसिंग जो है बहुत अच्छी होगी। और ये तभी होगा जब आप लोगों को एम्पावर करें। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि ये लॉ एंड ऑर्डर के बजाय इसमें एक फ्रीडम का कंसेप्ट और लाना चाहिए, लॉ ऑर्डर एंड फ्रीडम पुलिसिंग। और इसमें 3 एस्पेक्ट होते हैं संवेदी पुलिस में जो समझ में आता है। एक तो आपको डेमोक्रेटिकली सेंसिटाइज होना चाहिए, दूसरा आपको कम्युनिटी के हिसाब से ओरिएंटेशन आपका होना चाहिए, और तीसरा आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशनिंग होनी चाहिए। जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशनली कंडीशन नहीं होंगे, खाली आपको सीआरपीसी का पता है लेकिन आपको ये पता नहीं कि सीआरपीसी में जो अरेस्ट है वो कौन से आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिनके की छत्र छाया में आपको अरेस्ट कर रहे हैं, जिनकी छत्र छाया में आप जो है किसी की तलाशी ले रहे हैं, जिनकी छत्र छाया में आप लोगों को जो है वो किसी न किसी रूप में उनकी लिबर्टी को या उनकी स्पीच को जो है आप कर्टेल कर रहे हैं। तो जब तक उस कंटेक्स्ट का नहीं पता होगा और उसको आप शामिल नहीं करेंगे, तब तक आपकी पुलिसिंग जो है वो इनकम्प्लीट और वो एक डेमोक्रेटिक पुलिसिंग नहीं है। संवेदी पुलिस एक डेमोक्रेटिक पुलिसिंग का ही कंसेप्ट है और ये मानता है कि आप जितना वेपनाइजेशन, जितना यूनिफॉर्म, जितना लॉ की स्किल्स और जितनी अथॉरिटी आपको जरूरी है अपने काम करने के लिए, उतनी ही जरूरी है कि आप लोगों के राइट्स के प्रति सेंसिटिव हो, उनके प्रति आपके अंदर सम्मान हो, कम्युनिटी के प्रति आपका ओरिएंटेशन हो, आप उतने ही जो है उन स्किल्स से भी जिन्हें आप सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं उनसे भी आप उतने ही परिचित हो, और सबसे बढ़ के आपका जो सोचने का तरीका है वो वही होना चाहिए जो संविधान में दिया हुआ है। जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनली कंडीशन पुलिसिंग ही एक तरीके से आपको बनाने की बात है संवेदी पुलिस की। थैंक यू सर। हमारे साथ आभा सिंह जोशी जी भी हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट हर मैम, प्लीज आप म्यूट करके। आभा सिंह जोशी मैम, आर यू देयर? यस, आभा जोशी तो खुद ही संवेदी पुलिस की मास्टर है। हेलो, क्या हाल है? दिस इज, आई एम सो ग्रेटफुल टू मार्क टू कि सर आपसे बातचीत करने के क्यों बहुत अरसा हो गया, यू नो, आई जस्ट वेट टू hear you on speaking about things. It's very rejuvenating. हमको बिल्कुल जब नीचे कोई धंसने लगता है, अपने आप को महसूस करने लगता है, तो तब मिस्टर राय की बातें सुन करके फिर ऊपर की तरफ फिर ऐसे लगता है कि हाँ नहीं, अब सांस आ सकती है। So thank you so much, sir. Thank you, Pankuri. Wonderful anchoring, and you managed to bring out all जो parallelly जो एक democratic policing की जो बात की है सर ने, और मैंने देखा हुआ है, खुद मैं उसकी मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो उससे शायद हमको बहुत हौसला मिलता है कि हाँ, it is possible to do, it is also possible to change, you know,
policeman उसकी तो खैर अलग. I think you should call sir to really talk about the other side of policing from the police person's point of view. You know, that what are the things that that person goes through, because sir has managed to empower the policemen also. You know, so thank you so much. Thank you very much, Mark, Noor. Very nice, well thought out program. Excellent. Thank you, ma'am. Thank you so much. We have Mr. KK Rai sir also with us. Sir, can you please unmute yourself? KK Rai sir? मैंने कर लिया अनम्यूट अपने को. Yes. Sir, please. अच्छा, मुझे भी बोलना है, मैं तो लिसनर. नहीं sir, I will be privileged to listen. मैं सबका धन्यवाद करता हूँ. बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ और क्रिमिनल लॉ के कई लेयर्स हैं. एक तो एकेडमिक लेयर है जहां हम काफी ह्यूमन राइट्स और नुआंसेस की बात करते हैं. फिर एक जुडिशियल लेयर है जहां एक अक्यूज्ड या अक्यूज्ड की तरफ से या प्रोसिक्यूशन की तरफ से वन साइडेड व्यू लेके लॉयर्स बात करते हैं. अगर मैं अक्यूज्ड के लिए अपियर हो रहा हूं तो उसी की बात करूंगा, प्रोसिक्यूशन के लिए बात कर रहा हूं तो शायद उसकी बात करूंगा. जजेस मोस्टली अंपायर के रूप में काम करते हैं. जो भी मटेरियल उनके सामने आता है उस पे वो अपना डिसीजन देते हैं. लेकिन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का रियल टेस्ट ग्राउंड लेवल पर होता है, जहां पुलिस का इंटरेक्शन सबसे ज्यादा है आम जनता से. और कई प्रश्न आते हैं. कानूनी अधिकार तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन शायद मुझे भी अगर FIR लॉस करने जाना हो तो मुझे भी डर लगता है. मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करता हूं और शायद अगर एक्यूज हूं तो शायद और ज्यादा घबरा जाऊं, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है बहुत फ्रेंडली नहीं है थाने में या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में. हम कोर्ट में भी देखते हैं, ट्रायल कोर्ट्स में भी मोस्टली जब जो व्यवहार होता है एक रिफाइंड थानेदार का ही व्यवहार होता है. कोर्ट का भी वो एक डिग्निटी को रिकॉग्नाइज करते हुए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एडमिनिस्टर करने की बात होती है. शायद हमें उसमें बहुत कुछ सीखना है. और राय साहब तो ग्राउंड लेवल से और काफी रिच एक्सपीरियंस इनका रहा है. एक पुलिस एकेडमिशियन की हैसियत से, क्योंकि ये एकेडमी के प्रिंसिपल रहे हैं तो वहाँ इनको पढ़ाने का भी मौका मिला. एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से जो एक कई लेवल्स पे इन्होंने काम किया. एक रिफॉर्मिस्ट के भी हैसियत से, तो इनके काफी रिच एक्सपीरियंस का हम लोगों को फायदा हुआ. और आप लोगों ने इस तरह का अच्छा संवाद किया, ये इसके लिए बहुत खुशी है और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ. मैं बोलने के लिए नहीं बैठा था, मैं सुनने के लिए आया था, लेकिन कहा गया इसलिए जो मन में आया मैं बोल दिया आप लोगों के साथ और आप लोगों के साथ शेयर कर लिया. Thank you so much, sir. Thank you so much. एक तो सर का शुक्रिया और आभा मैम का शुक्रिया और VN राय का शुक्रिया. मैं अपने जो ग्रासरूट पे बैठे हमारे जो यूपी से और बिहार से, वेस्ट बंगाल से कुछ साथी दिख रहे हैं. कुछ साथियों को शायद शिकायत होगी कि हमने कम्प्लीटली हिंदी में और थोड़ा इंग्लिश में भी रखा, लेकिन कुछ क्षेत्रीय भाषा में हम नहीं बोल पाए. जैसे त्रिपुरा से कुछ साथी जुड़े हुए हैं या पश्चिम बंगाल से. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर बांग्ला में या उन भाषाओं में क्वेश्चन रखना चाहें तो यू कैन डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं, ताकि हम उसको फिर हिंदी में भी रख करके उसको कर सकते हैं. आपके पास 5 मिनट का टाइम तो अभी है ही है कि आप पूछ लें. दूसरी बात ये कि आप में से बहुत लोग हैंड रेज कर रहे हैं और इशारा कर रहे हैं कि उनको सवाल पूछना है. जैसे मैं देख रहा हूँ कि रुपेश है, रुपेश वांट टू आस्क सम क्वेश्चन. तो मे बी पंखुरी आप उनको भी, हम तीन पार्टिसिपेंट का डायरेक्ट क्वेश्चन उनके ऑनलाइन मतलब ले सकते हैं उनको. तो मैं एक तो रुपेश जी को मैं लेना चाहूंगा, बहुत देर से उठा रहे थे. एक निसार भाई दिख रहे हैं जौनपुर से, तो एक वो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, और उसके अलावा कोई और साथी होंगे तो 3 क्वेश्चन प्लीज राय सर के आदेश से, VN राय सर के आदेश से हम लेना चाहेंगे. थैंक यू. तो रुपेश जी आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ लीजिए.
जी 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 सर, नमस्कार। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन सर, मैं रुपेश कुमार उपाध्याय, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर इन क्रिमिनोलॉजी फ्रॉम डॉक्टर हरि सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सर मैंने पुलिस पे भी बहुत कुछ काम भी किया है। डायल 100 पे मुझे मध्य प्रदेश में डीजीपी लेवल तक मुझे बुलाया गया था मेरे प्रेजेंटेशंस के लिए। मेरी बस एक क्वेश्चन है जो अभी तक नहीं क्लियर हुई है सर। मैं बार बार थाने में जाके पूछता हूँ लेकिन क्लियर नहीं होता है। सर साइबर सेल जो है, जो कई बार हमारी मोबाइल गुम हो जाती है, कुछ और चीजें होती हैं जो साइबर सेल के अंतर्गत होती हैं, वो कैसे काम करता है सर? उसके लिए हमें बार बार एसपी ऑफिस जाना पड़ता है। तो क्या सर कोई और ऐसा सिस्टम है जिसके लिए साइबर सेल के हमारे हेल्प हो सके जल्दी से जल्दी बिना एसपी ऑफिस गए हुए? अगर मैं साइबर सेल्स जो है वो एक तरह से कहना चाहिए कि अभी इवॉल्व हो रहे हैं जगह जगह। जितना सभी जगह कोई बहुत ज़्यादा वो डेवलप नहीं बने, कुछ जगह तो उन्होंने साइबर पुलिस स्टेशन बना दिए हैं। तो जहाँ सेल और पुलिस स्टेशन में यही फर्क है। सेल जो है स्पेशलाइज यूनिट है, वो स्पेशलाइज यूनिट किसी ना किसी सीनियर ऑफिसर के नीचे काम कर रही होगी, इसीलिए आपको एसपी ऑफिस जाना पड़ता है कि आप पहले वहाँ पे अप्लाई करते हैं और वो उसको अलॉट करते हैं कि आप काम कीजिए। जब तक ये साइबर सेल साइबर पुलिस स्टेशन में नहीं बदल जाएंगे, पुलिस स्टेशन में बदल जाए फिर तो आपका हक हो जाएगा, आप जाइए और जाकर के वहाँ रिकॉर्ड कराइए अपना और सीधा डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये इवॉल्व कर रहे हैं और अभी ये सेल की स्टेज में ही है बहुत सी जगह, तो सेल तो फिर वो उसी के थ्रू आपको जाना पड़ता है। थैंक यू। रुपेश, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से बता रहे थे आप, और कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश शायद। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को और उसके बाद बताएं आप कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन से स्टेट में है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी। You'll have to unmute yourself, रुपेश। अच्छा अच्छा, ओके ओके सर, अब क्लियर है वॉइस? हाँ प्लीज। जी जी सर, मैं डॉक्टर हरि सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर मध्य प्रदेश में हूँ, जी और यहाँ का डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस में मैं एनरोल हूँ पीएचडी के लिए। थैंक यू। वो मैं तो समझ रहा था लेकिन मैं पार्टिसिपेंट के लिए उसको चाहता था कि आप जी जी बताइए। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। निशार भाई, आप अनम्यूट करके आप अपने प्रश्न रखना चाहें आप रखें। जी शुक्रिया सर, बस एक ही क्वेश्चन था। थैंक यू। निशार भाई जौनपुर से। आई थिंक निशार भाई शायद नहीं है इस पे। मे बी कोई और पार्टिसिपेंट या कोई और अगर प्रश्न रखना चाहे तो हम रख सकते हैं, वरना फिर हम इस कार्यक्रम को यहीं पे समापन करेंगे। और इस आग्रह के साथ कि आप भविष्य में भी इस तरह के हमारे वर्कशॉप होते रहेंगे और हमारे एक से एक जो टॉपिक है या विषय है, मुद्दे हैं, उसके हिसाब से हम अपने स्पीकर्स भी बुलाएंगे। तो और आपसे भी आग्रह है कि आपको और लगता है कि कौन से मुद्दे पे आपको जानना है तो आप मार्ग पे भी लिख सकते हैं, मार्ग को बता सकते हैं। बहुत सारे लोग मेरे से डायरेक्ट भी जुड़े हुए हैं ग्रासरूट से, तो वो भी अपनी बात भेज सकते हैं मुझे मेरे माध्यम से, ताकि हम उस टॉपिक पे विशेष रूप से जो सामुदायिक महत्व के मुद्दे हैं तो उस पर हम रखेंगे वर्कशॉप को। तो मेरे ख्याल से आज के कार्यक्रम को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। नमस्कार। आई थिंक जिसको क्वेश्चन पूछना है ये सब जुड़े हुए ना। मैं कोहो से आग्रह करूंगा कि प्लीज आप सबको अनम्यूट म्यूट करिए पहले, और फिर जिनको क्वेश्चन पूछना है वो अपना मतलब हैंड रेज करें या फिर इशारा करें अपने आप को, वीडियो को चालू करके। फिर हम उसको एक क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद हम इसको बंद करेंगे। हाँ जी निसार जी, आप क्वेश्चन बोलिए। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं तो पूरा सुना हूँ। ये जो कुछ आना था जीरो वाला मेरा पूछना रखना था, लेकिन वो आ गया। लेकिन ये कंसेप्ट जो बताया है कि हरियाणा इधर जो मित्र टाइप के है, संवेदी पुलिस। हाँ संवेदी पुलिस है, तो वो मेरे ख्याल से ऐसे ही कुछ पढ़ा था हमने ब्रिटेन में
कि लोग पहले डंडा लेके चलते थे, विवाद में डंडा था। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि दिल्ली पुलिस डंडा लेके नहीं चलेगी, जो पटरी वालों को, ठेले वालों को मारते थे। लेकिन अभी क्या स्थिति है वो अलग बात है। लेकिन यूपी में ऐसा कुछ पहल हो तो जरूर मार्ग को इस तरह की पहल यूपी के लिए करना चाहिए कि अगर वो चीजें। थैंक यू निसार भाई। मुझे लगता है कि आपने इशारा ये किया है कि हम राय सर को और बात करके संवेदी पुलिस के जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में और जानकारी यूपी में बढ़ाएं, तो मेरे ख्याल से जरूर हम उसमें इंटरेस्टेड होंगे। आई थिंक राय सर आप खुद भी इसको कमिटमेंट कर सकते हैं। थैंक यू निसार भाई। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? Hello, I wanted to ask the question. Can I go ahead? Please. Yeah, thank you. Thank you, sir. It was a very wonderful session. Like, it was a very informative session. Thank you so much. So my question is that कि जो online FIR reports होती हैं, आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि मतलब जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी FIR रिपोर्ट्स कर सकते हैं और वो कैसे प्रोसेस होती है लाइक गवर्नमेंट के उससे? ऑनलाइन भी FIR परमिटेड है, जैसे 154 सब क्लास 3 है जिसमें कहा गया था कि जब आप पोस्टल भेज सकते हैं, SP को भेज सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, वैसे ऑनलाइन लेटर भी आप लिख सकते हैं और वो परफेक्टली एडमिसिबल है। मैं जब सर्विस में था तो काफ़ी ऑनलाइन कंप्लेंट्स आती थी जो कि इंक्वायरीज के लिए मार्क होती थी, और अगर उनसे जो है कोई कॉग्निटिव ऑफेंस बनता था तो वो केस भी रजिस्टर होता था, हालांकि उनकी संख्या बहुत कम होती थी। सही बात ये, तो ऑनलाइन पे ज़्यादातर काफ़ी ट्रैश आता है, तो बड़ा आसान है भेजना। तो 50-50 पेज 100 पेज बना करके भेज देते हैं, उसका कोई लेना देना होता है या नहीं होता है वो एक अलग चीज़ है। तो अभी धीरे धीरे सिस्टम में स्टेबलाइज करेगा ये ऑनलाइन वाला भी। बल्कि किसी जमाने में मैंने देखा था रिफॉर्म्स में एक एजेंडा ये भी था कि भाई आप इतने पुलिस स्टेशन क्यों खोलते हैं, आप एक सेंट्रलाइज प्लेस खोल दीजिए। सेंट्रलाइज प्लेस में आदमी जाके अपनी कंप्लेंट दे देगा और फिर उसको एक डेट मिल जाएगी और उस डेट पे जाकर के उसको आ जाएगा कि भाई फला आदमी से आप कॉन्टेक्ट कीजिए और वहाँ पे आपकी FIR दर्ज हो। लेकिन हिंदुस्तान में अभी उतना जो है वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए हैं। तो ऑनलाइन उसी दिशा में आप कह सकते हैं डिजिटाइजेशन की दिशा में कदम है, और ऑनलाइन पे कंप्लेंट भेजना उसी तरह वैलिड है जैसे कि पोस्ट से भेजना। Okay, thank you, sir. I think we have already exceeded time, so now we are not taking any more questions. And thank you so much, sir. The session was very, very much informative and insightful. Thank you so much for taking your time and talking to us. And मैं participants को भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो लोग यहाँ आए और इस workshop को successful बनाया। और जिस एक लास्ट रिक्वेस्ट है, जिस पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट चाहिए वो प्लीज अपना मेल ID और नेम चैट बॉक्स में लिख दें सो दैट हम उन्हें सर्टिफिकेट्स भेज सकें। तो थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू एवरीबॉडी।